गरीब कचरे वाले की 5 बेटियों की गोद भराई। हाल ही में निर्मला ने अपने 5 बेटों की शादी 5 खूबसूरत मगर गरीब लड़कियों से कराई थी, ताकि अपनी बहुओं को वो हमेशा अपने कंट्रोल में रखे, उनसे काम करवाई। 5 गरीब लड़कियों की मां विनीता ने कचरा बीन बीन कर अपने पैसे जोड़े और वो जितना कर सकती थी उतना सामान देकर उसने अपनी तरफ से अपनी 5 लड़कियों की अच्छी शादी की, क्योंकि वो ऐसा सोचती थी कि उसकी बेटियां अच्छे घर में गई हैं। 5 बेटियां अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारी अच्छे से निभाती हैं। सास भी खुश रहती है। पर कुछ महीने बाद 5 एक साथ गर्भवती हो जाती हैं, जहां वो कहती हैं, ये तो अच्छा है, 5 बेटों की एक साथ शादी कराने पर मैं एक साथ 5 की दादी बनूंगी। किस किस को संभालूंगी मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। और गोद भराई में सामान भी मोटा ताजा लूंगी। लो बहुओं, तुम सब फल वगैरह खा लो। माँ जी हमारा कितना ध्यान रखती हैं, ऐसी सास तो सबको मिलनी चाहिए। हाँ माँ जी, आप बहुत प्यारी हैं। आपने तो बच्चों के लिए स्वेटर बनाना अभी से शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, मेरे 5 पोते पोती आएंगे तो सर्दी के कपड़े भी तो होने चाहिए ना। खैर तुम 5 का अगले महीने से 7वां महीना लग जाएगा, तो मैं तुम सबकी गोद भराई रखूंगी। अपनी माँ को बोल देना कि गोद भराई की रस्म के लिए सामान इकट्ठा करना शुरू कर दें। माँ जी आप गोद भराई रख रही हैं ये अच्छी बात है, पर माँ से आप सामान क्यों ले रही हैं? जानती हैं माँ अभी भी कचरा बीन कर अपना गुजारा करती हैं। वो सब मुझे कुछ नहीं सुनना, बस अपनी माँ को बोल दो कि गोद भराई में मेरी नाक रख ले। थोड़ी बहुत चाहे उधार करे, पर मुझे 5 जगह सामान चाहिए ही चाहिए। माँ जी ये गलत है। मैंने एक बार जो कह दिया सो कह दिया। तुम्हारी सेहत का ख्याल अच्छे से रख रही हूँ तो मेरी बात भी रखनी पड़ेगी तुम्हें। सास की बात सुनकर 5 बहुओं का मुंह बंद हो जाता है। वो न चाहते हुए भी अपनी माँ को फोन करके अगले महीना गोद भराई करने और गोद भराई का सामान लाने की बात कह देती हैं। तो विनीता कहती है, तेरी सास की बात को तो मैं जानती हूँ, उसने जिस तरीके से कहा है मैं जानती हूँ तुम्हें अच्छा नहीं लगा होगा। और तुम 5 एक साथ माँ बनी हो, गोद भराई है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए सामान ले आऊंगी। जो तुम्हारी सास ने कहा है थोड़ी और मेहनत करके अपने बच्चों की गोद भराई कर दूंगी। माँ हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा आपको ये सब कहकर। चिंता मत करो बच्चों, अच्छा अब रखती हूँ, तूफान चल रहा है तो ज्यादा कचरा ढूंढकर जमा कर लूंगी। तभी फोन कट जाता है। 1 महीना बीत जाता है। विनीता ने परिश्रम करके कचरा बेचकर अपनी बेटियों की गोद भराई के लिए सामान जुटा लिया, यहाँ तक कि उधार भी मांगा। वहीं सास ने खूब धूमधाम से गोद भराई की सजावट कराई थी और 5 को झूले पर बैठाया था, जहां सभी लोगों के साथ उसकी माँ भी सड़ी सी साड़ी पहनकर गोद भराई में शामिल हो जाती है। और विनीता निर्मला को कहती है, समधन जी नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आइए गोद भराई की रस्म शुरू करते हैं। चढ़ाई सामान अपनी बेटियों की गोद में। जी ये आपके लिए, और दामाद जी ये सब आपके लिए। मेरी बेटी का ख्याल अच्छे से रख तो रहे हैं ना? तभी विनीता अपनी 5 बेटियों की गोद में मिठाई, कपड़े, चांदी की 5 पायल, 5 कपड़े, फल, बच्चों के कपड़े और छोटे छोटे सोने की बालियां चढ़ा देती है और आशीर्वाद देती है। ये देखकर तिलमिलाते हुए निर्मला कहती है, बहन जी ये सब क्या है? मैंने आपकी 5 बेटियों से पहले ही कहा था कि मेरी इज्जत रख लेना, गोद भराई में इतने लोग आए हैं और आप ये क्या दे रही हैं? छोटी छोटी सोने की बालियां? अरे कम से कम सोने की एक अंगूठी या चैन तो रख देती, लेकिन आपसे तो वो भी नहीं हुआ। और ये कपड़े कौन से मॉल वाले हैं? बाजार के कपड़े रखे हैं आपने। फल मिठाई तो कोई भी देता है, आपने कुछ खास नहीं किया। इतने टाइम पहले मैंने आपको बताया था। अरे कचरा बीनते हुए तो आपको कुछ अच्छी चीजें भी मिलती होंगी, उसका फायदा भी नहीं उठाया। आपने कैसी गोद भराई करी? आपकी बच्चियों का इतना ख्याल रखा, वरना अपने बेटे की शादी मैं अमीर लड़कियों से भी करवा सकती थी, लेकिन आपसे कुछ नहीं हुआ। किसी कचरा बीनने वाले की बेटी से शादी करेगी तो यही होगा, कचरा बीनती है तो कचरा ही तो लेकर आएंगी गोद भराई में भी। इस तरह 5 बेटियों की माँ की गोद भराई में आए सभी लोग जग हंसाई करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। सास ताने देती है, जिससे 5 बेटियों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सब्र का बांध तोड़कर बड़ी बेटी सुभद्रा कहती है, माँ जी बहुत हो गया, आपने हमारी माँ की बहुत बेइज्जती कर ली। आपने उनकी मेहनत परिश्रम नहीं देखा कि वो ये सब लेकर आई हैं। अपने दम पर कचरा बीनने पर आप जानती भी हैं कितने पैसे मिलते हैं और ये सब कितने का आया है, पर आपको ये सब नहीं दिखेगा।
माँ ने 1-2 टाइम का खाना नहीं खाया होगा, तब जाकर उन्होंने 1 महीने के अंदर ये सारा सामान जुटाया है। हाँ माँ जी, आपको ये सब नहीं कहना चाहिए। आप नहीं जानती हमारी माँ ने कितने संघर्ष से हमें पाला पोसा है, यहाँ तक कि हमें पढ़ाया भी, यही काम करके हमें काबिल बनाया। माँ जी, आपने अच्छा नहीं किया ये सब कहकर। हमने जैसे भी खाया हो, पर हमने कभी भीख नहीं मांगी। हमारी माँ ने भी हमें बहुत अच्छी परवरिश दी है, चाहे जैसी भी दी हो। कुछ समय पहले की बात है, मधु 5 साल की थी। उसे इतनी भूख लग रही थी कि वह माँ के पीछे सिग्नल पर भाग गई। उसे चोट लग गई तो मैं डॉक्टर पर ले जाने की जगह अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर घर पर उसकी चोट पर हल्दी लगाती है और कहती है, बेटा ये क्या किया तूने? मना किया था ना कि बाहर नहीं जाना। तुम चारों को भी अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना चाहिए, है ना? अब तक तो मैं एक वक्त के खाने का जुगाड़ कर लेती। माँ, मैंने इसे रोका था पर ये सुनी ही नहीं। मैं सबका ख्याल रखूंगी। अब मैं कचरा बीनने जा रही हूँ, ठीक है? शैतानी मत करना। तुम सबको भूख लग रही है? जब जाऊंगी कचरा भी लूंगी, तभी खाना लाऊंगी ना? हाँ माँ। तभी विनीता कचरा ढूंढकर कचरा बीनने लगती है, जिसके बदले में उसे पैसे मिलते थे और इन पैसों से वो अपनी 5 बेटियों का पेट पालती थी। एक गरीबी में गरीब माँ को 1 नहीं 2 नहीं काफी संघर्ष करने पड़ते हैं और इस संघर्ष के साथ उसने कचरे को बीन बीन कर अपने बच्चों को पढ़ाया। सड़क पर ही उसने अपनी 5 बेटियों की परवरिश की और फिर एक दिन निर्मला नाम की गुजराती औरत की नजर उन 5 बेटियों पर पड़ती है जो कि काम करने में व्यस्त थी। लड़कियों की सुंदरता और लालच के कारण वो अपने 5 बेटों की शादी गरीब कचरे वाली की बेटियों से कराने की सोचकर उनके घर पर शगुन की 5 थाली लेकर रिश्ता पक्का करती हैं। शादी के लिए विनीता लगातार कचरा ढूंढकर बेचने लगती है। उसकी बुरी हालत देखकर बेटियां कहती हैं, माँ, जब से हमारी शादी तय करी है आपने, आप बाहर क्यों रहती हो पूरे दिन? बेटा, मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ। बहुत अच्छे घर से तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। अगर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी तो क्या हुआ, सुखी से तो रहोगी। हमारी इतनी चिंता मत करो कि खुद की ही तबीयत खराब कर लो। इस तरह कुछ ही दिनों में विनीता की 5 गरीब बेटियों की शादी निर्मला के अच्छा खासा काम करने वाले लड़कों से हो जाती है। सच में दीदी, माँ ने हमारे लिए जितना किया है ना, काश उनके लिए हम भी उतना कुछ कर पाते। माँ जी, आप अच्छे से जानते हैं ना कि हमारी शादी करने के लिए भी हमारी माँ ने कितना कचरा बीन बीन कर गुजारा किया है और गोद भराई का सामान भी जुटाया है। आपको इसकी कदर करनी चाहिए थी, लेकिन आपने तो हमारी माँ की ही इज्जत यहाँ नीलाम कर। हाँ आंटी, दूसरों पर हंसकर ताली बजाना बहुत आसान होता है, लेकिन जिंदगी जीना बहुत मुश्किल होता है। जन्म से लेकर आज तक हमारी माँ ने किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी थी हमें। ये सब सुनकर उसकी आंखों में आंसू छलक जाते हैं, जिससे निर्मला को अपनी गलती का एहसास होता है और वो समधन और अपनी 5 बहू से माफी मांगती है। जिसके बाद उसका हाथ पकड़कर विनीता कहती है, अरे अरे समधन जी, ऐसे हाथ मत जोड़िए। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया और मेरी 5 बच्चियों का इतने अच्छे से आपने ख्याल रखा, उन्हें अपनाया, उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मुझे आपके प्यार का एहसास हुआ जो आप अपनी बच्चियों के लिए गोद भराई में लेकर आई हैं, इसलिए सब चीज को भूलकर हम गोद भराई की रस्म शुरुआत करते हैं, क्यों? जी बिल्कुल, मैं तो नाचूंगा। इस तरह निर्मला अपनी 5 बहुओं और उनकी कचरा बीनने वाली माँ के दर्द का एहसास करती है, जिसके बाद सब खुशी खुशी गोद भराई की रस्म पूरी करते हैं, नाच गाना करते हैं और कुछ महीनों बाद 5 निर्मला के पोते पोतियों को जन्म देती है। गोपी के सिर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब मकान मालिक ने उस गरीब के परिवार से सर्द भरी रात में छत छीनकर उन्हें बेइज्जती के साथ बस्ती से बाहर निकाल दिया। उसके दोनों बच्चे बंटी और बबली बिलखते हुए बोल पड़े, पिताजी, इन बुरे अंकल ने हमें हमारे घर से क्यों निकाल दिया? पिताजी, अब क्या हम भी गरीब लोगों की तरह फुटपाथ पर रहेंगे? 6 साल का बंटी का ये सवाल सुनकर माँ हीरामणि और गरीब गोपी की डबडबाई आंखों से आंसू छिटक पड़ते हैं, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने अपने सामान की गठरी उठाई और बच्चे को लेकर सिर छुपाने के ठिकाने की खोज में निकल पड़ी। तभी ठंडी ठंडी हवाएं उनसे टकराने लगी, जिससे उस गरीब परिवार के क्या बड़े क्या बच्चे सभी के रोए सिहर उठे। वो लड़खड़ाए कदमों से आगे बढ़ते चले गए। तभी आसमान के झरोखे खुल उठे और झमाझम बरसात बरसने लगी। माँ, पिताजी, मुझे बहुत जोरों की ठंड लग रही है। माँ, मुझे भी ठंड लग रही है, चलो ना घर चलते हैं। वो घर अब हमारा नहीं रहा बिटिया। हीरामणि, बादलों की दशा देखकर लग रहा है जैसे बारिश
सारी रात होगी। वो देखो, उस छप्पर के नीचे चलकर छिप जाते हैं। चलो चलो चलो। सभी जन तेजी से भागकर उस छप्पर के ओहार में छिप जाते हैं, जो कि सरकारी सहकर्मियों का क्वार्टर था। वो सभी ठिठुरते हुए बारिश के थमने की बाट जोहते हैं और भोर की किरण फूटते ही बंटी बोलता है, माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। देखो हीरामणि, सवेरा हो गया है, ये पास ही मंदिर है, वहीं चलते हैं। अगले ही पल गरीब गोपी अपने परिवार के साथ मंदिर के बाहर बने फुटपाथ पर बैठ जाता है कि तभी एक अत्यारी पुलिस वाला उसकी पीठ पर जोरदार डंडा मारता है, जिससे गोपी करहा उठता है। अरे वाह, अरे दरोगा जी, हमने तुम्हारा खेत काट लिया है क्या, जो कसाई की तरह डंडा आजमा रहे हो? अरे एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ये फुटपाथ क्या तेरे बाप की जागीर है जो ये आकर जम गया? अरे साहब जी, कौन इंसान फुटपाथ अपनी मर्जी से चुनता है? गरीबी की बेड़ियां ही हर गरीब को यहाँ खींच लाती हैं। अरे बंद कर अपनी गरीबी की गाथा, सब जानता हूँ मैं। तुम जैसे गए गुजरे गरीब हाथ पांव चलाने की खटनी से बचने के लिए कभी मंदिर में तो कभी फुटपाथ पर हाथ पसारे बैठ जाते हो। सीधे मन से रफू चक्कर हो जाओ, वरना दूं खर्चा पानी। पुलिस अंकल, हमारे पिताजी को मत मारो, हम यहाँ से चले जाएंगे। ये पहली दफा नहीं था जब किसी दरोगा ने किसी गरीब पर अपने वर्दी का रौब झाड़ा था। गोपी जैसे कितने ही गरीब हर दिन इस हादसे का शिकार होते हैं। काफी दूर चलकर आने के बाद उनके उखड़े कदम एक बहते नदी नाली के पास बसे गरीबों की बस्ती पर गड़ जाते हैं। पिताजी, हम यहाँ क्यों रुके हैं? ये कितनी बदबू आ रही है। बंटी बेटा, हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए अब यही हमारा घर है। गोपी ने कहाँ सोचा था कि उनका घर दुनिया भर की बहुत कूड़े और कीच के बीच बसेगा। वो उसी नाले के किनारे बसे फूस की झोपड़ी में रहने लगे। वो सभी आस पास बिखरे कूड़े में से लोहा प्लास्टिक बीनने लगे। तभी बेटी की नजर कूड़े के ढेर में पड़े पिज्जे के टुकड़े को देखकर चमक उठती है और वो उसे उठाकर खाने लगता है। अरे वाह, ये पिज्जा कितना स्वादिष्ट है, तभी तो अमीर लोग इसे मजे से खाते हैं। बंटी, ये पिज्जा मत खा, इसे फेंक, ये खाने लायक नहीं है। नहीं दीदी, ये पिज्जा खराब नहीं है, खाकर देखो, ये बहुत स्वादिष्ट है। अपने भाई के मुंह से पिज्जा की वाहवाही सुनकर बबली ललचाई आंखों से देखती हुई उस पर लपक पड़ती है और कहती है, अरे वाह, सचमुच ये पिज्जा तो बहुत स्वादिष्ट है, जाते ही मुंह में घुल गया। पता है बंटी, बड़े बड़े घरों के बच्चे हर दिन पिज्जा बर्गर खाते हैं। काश कि हम भी अमीरों के घर पैदा हुए होते तो आज हमें भी महंगी महंगी चीज खाने को मिलती। अपने बच्चों की ये बातें सुनकर गरीब गोपी और हीरामणि की आंखें आंसू से तरबतर हो जाती हैं। अरे देख रही हो हीरामणि, हमारी आंखों के सामने हमारे बच्चे कचरे में पड़े खाने का कौर खा रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे। ये दिन देखना मेरे लिए मर मिटने के बराबर है। अजी, ऐसा ना कहो। भगवान ने चाहा तो एक दिन हम अपने बच्चों को अपने कमाए पैसे से अमीरों वाला खाना खरीद कर खिलाएंगे। अपने बच्चों को कूड़े में सना पिज्जा खाने के उस घटना ने गरीब गोपी को तोड़ कर रख दिया, जिस मारे उसने जीने की इच्छा खो दी और बीमारी का बिछौना पकड़ लिया। ऐसे में हीरामणि का सारा ध्यान उसकी देखभाल में जुट गया। अब हर दिन दोनों बच्चे बहते नाले के बदबू और सड़न को सहकर कूड़े में खाने की खोजबीन करके पेट भरने लगे। फिर एक दिन, माँ, मुझे और बंटी को अमीरों वाला खाना चाहिए। हाँ माँ, आप हर दिन हमें कभी रूखी सूखी रोटी प्याज तो कभी नाले के किनारे उगा साग पात खिलाती हो, अब हम और ये खाना नहीं खाएंगे। बेटा, तुम्हें अपनी माँ की मजबूरी समझना ही होगा। कहीं भी काम की बात नहीं बन पा रही है, दिन भर भीख मांग कर यही 4 पैसे मिलते हैं, उसे बस ये रूखी सूखी रोटी ही बन पड़ती है। ऐसे में कहाँ से खिलाएगी तुम्हारी गरीब माँ तुम्हें अमीर वाला खाना? ऐसा कहते हुए हीरामणि फूट फूट कर रोने लगती है। अपनी माँ को इस कदर रोता देखकर दोनों बच्चे भी बिलख पड़ते हैं। माँ, आप चुप हो जाओ, हमें अमीर वाला खाना नहीं खाना, हम यही रोटी खा लेंगे। गरीब का जीवन किसी अभिशाप से कम नहीं होता। कभी उन्हें रूखा सूखा खाकर रात काटनी पड़ती है तो कभी पानी पीकर ही पेट भरना पड़ता है। ऐसे में जहां अमीरों के घर का खाना घी में चुपड़ी जाता है, वहीं गरीबों के घर का चूल्हा जलने पर भी सैकड़ों आफत पड़ती हैं। समय बीतता है मगर बच्चों की आंखों में बसा अमीरों का खाना खाने की आस अभी उजागर थी। उसी बीच हीरामणि की तबीयत बिगड़ जाती है। वो बिस्तर पर पड़ी जोर जोर से खांस रही होती है।
अरे माँ, आपको तो बहुत तेज बुखार है। चिंता मत करो माँ, आज मैं और बंटी आपके बदले भीख मांगने जाएंगे। हाँ माँ, कल मैंने मंदिर के भिखारियों को भीख मांगकर जाते देखा था और अब मैं भी भीख मांगना सीख चुका हूँ। इसके बाद दोनों भाई बहन मंदिर में आकर भिखारियों के बीच बैठ जाते हैं। तभी एक अमीर इंसान बारी बारी सभी को खाना देता है। अरे दीदी देखो, आज हम भिखारी भाई बहन के भाग्य में अमीरों वाला खाना आ गया। चल बंटी, आज हम ये मेरा वाला खाना माँ बाबूजी के साथ मिल बांट कर खाएंगे। दोनों बच्चे खुश मन से खाने की थाली लेकर घर की ओर चल देते हैं। तभी कुछ कुत्ते उनका खाना बिखेर कर खाने लगते हैं। अरे दीदी, इतने वक्त बाद तो हमें अमीरों वाला खाना मिला था, वो भी इन कुत्तों ने छीन लिया। शायद हम भिखारियों के भाग्य में अमीरों वाला खाना लिखा ही नहीं है। चल बंटी, घर चलते हैं। सामने की कार में सवार एक महिला उन बच्चों की बातें सुन रही थी और उनका पीछा करते हुए उनके घर आ पहुंचती है। उसके हाथों में खूब सारा खाना था, जिसमें बर्गर, पिज्जा, रसगुल्ले और भी बहुत कुछ था। बच्चों, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? दीदी, ये आंटी तो अमीर घर की लगती हैं। देखो, इनके हाथों में अमीरों वाला खाना है। लो बच्चों, ये खाना तुम्हारे लिए है। भूख से ललकते बच्चे स्वादिष्ट खाने की थाली छीन कर खाने लगते हैं। नीलम आगे बढ़कर हीरामणि से बात करने लगती है। हीरामणि उसे अपनी गरीबी की आप बीती बताती है, जिसे जानकर नीलम कहती है, अब तुम्हारी सारी चिंता और तुम्हारा बोझ मेरा है। मेरा नाम नीलम है, मैं एनजीओ की संस्था से आई हूँ। अब तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं। मेम साहब, आप हम भिखारियों के गरीब खाने में भगवान बनकर आई हैं। आपके कारण आज मेरे बच्चों की आंखों में बसा अमीरों वाला खाना खाने का ख्वाब भी पूरा हुआ। नीलम के साथ और सहयोग से हीरामणि और गोपी के गरीब भिखारी परिवार के बुझे जीवन ने एक बार फिर संभलने की लौ जल उठती है। एनजीओ की ओर से बबली और बंटी को स्कूल में दाखिला मिल जाता है। साथ ही गोपी और हीरामणि के जीवन में भी रोजगार का रास्ता खुल जाता है।